Good morning, class 5th. This is your lesson number 6 from SST. Prairies, the treeless grasslands. सम पार्ट्स, सबसे पहले देखते हैं प्रेरीज होता क्या है। प्रेरीज जो होते हैं वो एनॉर्मस लैंड होती है, ठीक है, ग्रासलैंड होता है। ये फ्लैट भी हो सकता है, हिली भी हो सकता है, ठीक है। और जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे वो मॉडरेट होता है, रेनफॉल भी मॉडरेट होता है। कुछ ही पेड़ होते हैं यहाँ पे, जनरली यहाँ पे ग्रास ज़्यादा होती है, ठीक है। और जनरल लैंग्वेज में अगर कहा जाए, इन मिडल ऑफ नॉर्थ अमेरिका ये लाई करते हैं ज़्यादातर। और जो यहाँ ये जो ज़मीन होती है बेसिकली ये वीट से कवर्ड होती है ज़्यादातर, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। Some parts of the world have an extreme climate in which summers are hot and winters are cold. जो कुछ पार्ट हैं वर्ल्ड के, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे क्लाइमेट जो है वो होता है। समर्स होती हैं तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, और अगर सर्दियाँ होती हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही सर्दियाँ जो है वो कुछ ज़्यादा ही कोल्ड होती हैं, ठीक है। अभी नाउ जो रेनफॉल है यहाँ पे वो भी बहुत कम होता है। ओनली ग्रास जो होती है वो यहाँ पे ऐसे रीजन्स में ग्रो होती है। मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द टेम्परेट जोन। जो ज़्यादातर वर्ल्ड में जो ग्रासलैंड्स हैं उनकी जो वो जिस जोन में जो वो होते हैं वो टेम्परेट जोन में ज़्यादातर पाए जाते हैं। आपने अपने प्रीवियस चैप्टर में जोन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। 3 जोन उसमें थी, उनमें से एक थी टेम्परेट जोन। जो ये ग्रासलैंड्स होते हैं आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। इनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में। जैसे कि जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं उनको प्रेरीज कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, और पंपास कहा जाता है साउथ अमेरिका में, डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड देन स्टेपीज इन यूरेशिया एंड वेल्ड्स इन साउथ अफ्रीका। The temperate zone lies between 23.5 degree north and 66.5 degree north in the northern hemisphere and between 23.5 degree south and 66.5 degree south in the southern hemisphere, ठीक है। ये यहाँ पे मैप दिया हुआ है, इसको अच्छे से कंसीडर कर लीजिए। Here is the map। ये कॉन्टिनेंट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। दिस इज़ आर्कटिक ओशियन, नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका का ये प्रेरीज दिया हुआ है। साउथ अमेरिका में पंपास, अफ्रीका में ये जो ग्रासलैंड है वो वेल्ड के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ठीक है, एंड एशिया विच कम्स अंदर दिस यूरेशिया, यानी कि यूरोप एंड एशिया दोनों मिला के यूरेशिया में जो ये पार्ट आता है दिस इज़ कॉल्ड स्टेपीज, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए अच्छे से, जो ये येलो पार्ट है दिस इज़ योर प्रेरीज। नाउ let's talk about this map also. This is a map of prairies in United States of America. ये अमेरिका का पर्टिकुलरली मैप दिया हुआ है अलग से, इसको भी देख लीजिए, ठीक है। ये है आपके इधर ये प्रेरीज ग्रासलैंड्स, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये रहा इधर, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये मिडल में है, ठीक है। ये अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के मिडल में है, ओके। नाउ there is a definition of the prairies. The prairies are a vast stretch of land in the center of North America. North America में एक ये बहुत बड़ी जो है मैदान होता है, ठीक है। जो ये ज़मीन होती है ये ज़्यादातर ये फ्लैट भी हो सकती है या हिली भी हो सकती है, या फिर बड़ी घास जो है इस पर वो भी हो सकती है कई कई मीलों तक। यहाँ पर हार्डली या बहुत ही कम मात्रा में पेड़ पाए जा सकते हैं। अभी यहाँ पे एक डू यू नो में भी देखेंगे। द वर्ड प्रेरीज कम्स फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड मीनिंग मेडियोज। मेडियोज जो है इसका ये मीनिंग होता है, एंड प्रेरीज इज़ जनरली ए फ्रेंच वर्ड। नाउ क्लाइमेट कैसा होता है यहाँ पे, एज प्रेरीज आर लोकेटेड इन द टेम्परेट जोन द विंटर्स आर कोल्ड एंड समर्स आर हॉट। मॉडरेट रेनफॉल होता है यहाँ पे, ना ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा। अकर्स मोस्टली इन समर्स में ही ज़्यादातर होता है। देर इज़ ओकेजनल रेनफॉल इन विंटर्स, और जो सर्दियां हैं उनमें बहुत ही
मतलब बहुत ही कम चांस होते हैं यहाँ पर बारिश होने के। वेजिटेशन कैसी होती है अभी यहाँ पर? वेजिटेशन जो है कंसिस्ट करती है मेनली यहाँ पे ग्रास पे, यानी घास फूस, और बहुत ही कुछ ही पेड़ होंगे यहाँ पे। हाउ एवर टुडे द लैंड हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। और आज के डेट की अगर बात की जाए तो ये जो ज़मीन है इसको साफ़ किया गया है खेती करने के लिए। सॉइल जो है यहाँ का वो क्वाइट फर्टाइल है, पानी अवेलेबल है यहाँ पर प्लेंटी अमाउंट में, यानी कि अच्छी मात्रा में, फ्रॉम द मिसिसिपी एंड मिसूरी रिवर्स, ठीक है, इन दोनों नदियों से यहाँ पानी आता है। नाउ द मेन क्रॉप्स यहाँ पे कौन सी होती है? वीट, मेज, राई, ओट्स एंड बार्ले, ये इसकी मेन क्रॉप्स है यहाँ पे जो यहाँ मेनली उगाई जाती हैं। प्रूरीज आर कॉल्ड द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, इसको वर्ल्ड का व्हीट बास्केट भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे जो मेनली जो खेती होती है व्हीट की इस एरिया में ही होती है। एज फार्मर्स प्रोड्यूस इनफ फॉर द कंट्री एंड ऑल्सो फॉर एक्सपोर्ट, क्योंकि जो यहाँ के फार्मर्स हैं वो इनफ क्वांटिटी में जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं वीट को, एंड ऑल्सो फॉर एक्सपोर्ट, और बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए भी प्रोड्यूस करते हैं अच्छी मात्रा में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनिमल लाइफ। एनिमल लाइफ कैसी है यहाँ पर? द प्रूरीज आर फेमस फॉर ए नंबर ऑफ लार्ज ग्रेजिंग एनिमल्स, यहाँ पर जो ज़्यादातर एनिमल पाए जाते हैं वो ग्रेजिंग एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि बाइसन्स विच वर वेरी कॉमन अर्लियर, बहुत ही कॉमन जो है ये एनिमल हुआ करते थे पहले। अब जो है इनकी जो स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो गई है, ठीक है, बहुत ही कम पाए जाते हैं। एक समय था जब ये मिलियंस की मात्रा में पाए जाते थे, इनका झुंड पाया जाता था। वॉन्डर्ड द कंट्री साइड इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, जो खाने की तलाश में अपनी कंट्री साइड में इधर उधर भटकते थे। बट विद द अराइवल ऑफ यूरोपियंस दे वर हंटेड मर्सीलेसली, लेकिन जब यूरोपियंस यहाँ आए तो इनका शिकार किया गया बिना किसी दया के। टुडे दे आर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, अब जो है इनकी जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुकी है। द अदर एनिमल्स फाउंड इन दीज ग्रासलैंड्स इंक्लूड डियर, स्कंक्स, रैबिट्स, वुल्व्स एंड हॉर्सेस, ठीक है। बस्टार्ड्स, हॉक्स, आउल्स, ईगल्स एंड फैल्कॉन्स आर सम इम्पॉर्टेंट बर्ड्स, ठीक है, ये कुछ यहाँ इम्पॉर्टेंट बर्ड्स भी हैं यहाँ पर जो आसानी से यहाँ देखे जा सकते हैं। Reptiles such as rattlesnakes and bull snakes are also found in plenty, ये भी काफ़ी अच्छी भारी मात्रा में जो ये रेप्टाइल्स हैं यहाँ पे देखे जा सकते हैं। नाउ लाइफ कैसी है यहाँ पर लोगों की, जो लाइफ ऑफ पीपल है? यूरोपियन सेटलर्स कन्वर्टेड द ग्रासलैंड्स इनटू फार्मलैंड्स एंड एवरेज फार्म हियर इज स्प्रेड ओवर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स। अगर एक नॉर्मल फार्म की बात की जाए यहाँ पर, ठीक है, तो वो भी कई हज़ार हेक्टेयर तक फैला हुआ है, यानी कि एक नॉर्मल एवरेज फार्म जो है, बहुत बड़े फार्म की ना बात करी जाए तो वो भी कई हज़ार हेक्टेयर में फैला हुआ है। यूरोपियंस जो हैं बाहर से यहाँ पर आकर सेटल हो गए हैं और उन्होंने अपने ग्रास लैंड्स को फार्म लैंड्स में कन्वर्ट कर दिया है। फार्मर्स जो है अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रहते हैं फार्म्स में। होम स्टेड्स एज दे call their homes are built for the farmers family and the workers। homesteads कहा जाता है उन घरों को जो उन्होंने अपने खुद के farmers family के लिए बनाए हैं और अपने workers के लिए बनाए हैं। There are separate sheds for the cattle and farm machinery। farm machinery रखने के लिए और जो शेड्स मतलब जो कैटल है वहाँ पे जो वो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं या जो उन्होंने पालतू जो जानवर रखे हुए हैं उनके लिए उन्होंने अलग से शेड्स बनाए हैं। जो एंटायर फार्म है वो वर्क करता है कैसे, क्या क्या काम करते हैं? प्लोइंग, देन सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, ये सब जो काम है मशीन की मदद से किए जाते हैं। जो स्टोरेज है खाने का, फूड ग्रेन्स का जो स्टोरेज है उनको सिलोज़ में रखा जाता है। ये है सिलोज़ के पिक्चर, इनमें रखा जाता है सिलोज़ में। इज़ ऑल्सो डन बाय मशीन्स, ये भी मशीन्स के द्वारा किया जाता है। दस इसलिए ओनली अ फ्यू वर्कर्स आर एबल टू कल्टिवेट थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स, इसीलिए कुछ ही वर्कर्स होते हैं जिनको कई हज़ार हेक्टेयर्स में जो है वो कल्टीवेट करना पड़ता है, ठीक है, जो फसल है उसको काटना पड़ता है। नाउ दिस ये जो दो पिक्चर दिए हैं, ये एक पिक्चर है
मैकेनाइज्ड फार्मिंग की, एंड दिस इज़ ऑफ सिलो स्टोरिंग, ठीक है। नाउ सरप्लस प्रोडक्शन जो होती है, सरप्लस का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है, ठीक है, हैज़ मेड द फार्मर्स रिच, वो उन्होंने यहाँ के फार्मर्स को रिच बनाया है। दे हैव ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज़ एंड कंफर्ट्स, उनके पास मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी हैं और सारी ही सुख सुविधाएं हैं। द ओपन लैंड टूवर्ड्स द वेस्ट इज़ हिली, अगर बात की जाए वेस्ट की तरफ जाने की तो जो ओपन लैंड है वहाँ पे वो हिली है, जो सॉइल है वो थोड़ा सा कोर्स है और लेस फर्टाइल है, यानी कि दरदरा है। एनिमल्स जो हैं वो आर रियर्ड ऑन लार्ज ओपन एरियाज कॉल्ड रैंचेस, ठीक है, ये रैंचेस की फ़ोटो दी गई है, इनको यहाँ खुला छोड़ देते हैं ग्रेज करने के लिए। कैटल्स जो हैं आर रियर्ड मेनली फॉर बीफ, ठीक है, जनरली यहाँ बीफ जो है वो ज़्यादा पाई जाती हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ द टोटल बीफ प्रोड्यूस्ड इज़ कंज्यूम्ड लोकली, जो जनरली यहाँ पे बीफ प्रोड्यूस किया जाता है तो वो जनरली यहाँ पे क्या होता है वो वहीं पे कंज्यूम कर देते हैं, मीन्स ये लोग बीफ वगैरह जो खाते हैं उनका वो नॉर्मली उन्हीं के लोकेलिटी में जो है वो कंज्यूम हो जाता है। द रेस्ट इज़ एक्सपोर्टेड टू यूरोप, और जो बच जाता है वो उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं यूरोप में, ठीक है। दिस इज़ मॉडर्न डे फार्मिंग, ओके। नाउ जो मोस्ट ऑफ द स्लॉटर हाउसेज हैं, जो ज़्यादातर जो स्लॉटर हाउसेज हैं, स्लॉटर हाउसेज जो कसाई खाने हैं, आर लोकेटेड इन सिटीज़, शहरों में हैं, जैसे कि शिकागो, ऑन द साउदर्न टिप ऑफ लेक मिशिगन, एंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर स्लॉटरिंग एनिमल्स, यहाँ पे एनिमल स्लॉटरिंग बहुत ज़्यादा होती है, मेनली यही जो है वो मेन सेंटर है फॉर द स्लॉटरिंग। मैनी फार्मर्स रियर कैटल फॉर मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो, बहुत सारे फार्मर्स हैं जो कि अपने कैटल से जो है दूध का और दूध के बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसको बेचते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं। तो जो ज़्यादातर जो डेयरी फार्म्स हैं वो सिटीज़ के आसपास ही हैं। बिग डेयरी फार्म्स हैं मॉडर्न फैसिलिटीज़ फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क, अच्छी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं इनके पास मिल्क प्रोड्यूस करने की। इवन मिल्किंग ऑफ काउज इज डन थ्रू मशीन्स, ये दिखाया गया है यहाँ पे इस पिक्चर में कैसे काउज से जो मिल्क है वो मशीन्स के थ्रू निकाला जाता है। दज़िन प्रूरीज मशीन्स जो हैं हैव ऑलमोस्ट रिप्लेस्ड मैनुअल लेबर, यहाँ पे जो इंसान है वो बहुत ही कम काम करते हैं, उन ज़्यादातर काम मशीनों से ही लिया जाता है। So this was all about the chapter. There are these points to remember and these points you need to read on your own so that अगर आप इसको खुद से पढ़ोगे तो आपके माइंड में चैप्टर के मेन पॉइंट्स रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज करेंगे।